Hello guys, welcome back to our YouTube channel WS Academy, वहीद सर्स एकेडमी। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे एंजॉयमेंट्स कर रहे होंगे और अपने माँ बाप की खिदमत ज़रूर कर रहे होंगे, बड़ों की इज़्ज़त कर रहे होंगे और छोटों से प्यार कर रहे होंगे। जैसे कि आपको सबको पता है कि हमने फाइनल अकाउंट जो है वो हमने अच्छे से पढ़ा। फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने तीन चीज़ें देखी। तीनों चीज़ें हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ी। ठीक है गाइस, सबसे पहले हमने पढ़ा था ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद हमने पढ़ा था बैलेंस शीट। तो आज हम फाइनल अकाउंट्स के एमसीक्यू सेशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैंने आपके 20 क्वेश्चंस लाए हुए हैं। और क्या आपको पता है कि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए थे पिछले साल? क्या आप गैस कर सकते हैं? इसमें से आपको आए थे 6 क्वेश्चंस। एक ही टॉपिक से 6 क्वेश्चंस बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और उम्मीद इस साल भी है कि इसमें कम से कम 4-5 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। वो तो गारंटी में आएंगे ही आएंगे, 4 से कम तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इन 20 में से मैंने ये 6 क्वेश्चंस भी लाए हुए हैं और 14 मैंने अपने लाए हुए हैं। जैसे कि आपको पता है हमने पिछले एमसीक्यू सीरीज़ भी किए थे और हमने उसमें भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के क्वेश्चन लाए थे। कितने लाए थे? हमने लाए थे टोटल 9। और आज हम कितने करेंगे? 6। दैट मीन्स ये 15, दैट इज़ 50% सिलेबस। अगर हम पिछले साल के हिसाब से हम जाएंगे, ठीक है, तो 50% सिलेबस, नॉट ए जोक, अकाउंटेंसी का 15 मार्क्स आपके आ रहे हैं इन्हीं टॉपिक्स में जितने अभी तक हमने पढ़े। क्या पता इस साल फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में 15 से ज़्यादा इससे आए, या क्या पता 15 से थोड़े थोड़े कम से कम तो 12 तो आएंगे ही आएंगे। 12 to 15 इन टॉपिक्स में आएंगे ही आएंगे। ठीक है गाइज, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना एमसीक्यू सेशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें आपका रिवीजन भी होगा और प्लस आप कुछ नया भी सीख सकते हो गाइज। ठीक है, देखो जी, चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला अपना क्वेश्चन, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट्स ऑफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? क्या इसमें ओनली इनकम स्टेटमेंट आती है? क्या ओनली पोजिशनल स्टेटमेंट आती है? क्या दोनों आते हैं या कोई नहीं आता? क्या खाली इनकम स्टेटमेंट आती है? क्या खाली पोजिशनल स्टेटमेंट आती है? क्या दोनों आते हैं एंड बी? ठीक है, क्या नन ऑफ दीज आता है? जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया, देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है। एक तो आता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आता है बैलेंस शीट। पहले ही दिन मैंने आपको बोला जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, ये दो चीज़ों से बनी होती है, ट्रेडिंग से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। तो दोनों आते हैं। फिलहाल तो इनकम स्टेटमेंट आ गई। और पोजीशन स्टेटमेंट किसको कहाँ कहेंगे हम? जो हमें फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है। फाइनेंशियल पोजीशन कौन दिखाता है? बैलेंस शीट। तो दैट मीन्स इसमें तीनों आएंगे, तो ये दोनों ही आएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ए एंड बी। आई होप कि आपने मेरे से पहले ये आंसर दिया हुआ होगा। चलो आगे हम बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू नो, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। जब हम क्या करते हैं, हम फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं किसका? बिजनेस का। किसके टर्म्स पे? एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बेस पे। तो विच स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, तो कौन सी स्टेटमेंट तब बनाई जाती है? तब क्या इनकम स्टेटमेंट बनाई जाती है? तब क्या पोजिशनल स्टेटमेंट बनाई जाती है? तब बोथ ए एंड बी बनाया जाता है या कोई नहीं बनाया जाता? मैंने पहले आंसर आप करो इसका, समझो क्वेश्चन को और आंसर करो। मैंने आपको इससे पहले ही बताया ना, ठीक है,
पोजीशन स्टेटमेंट मीन्स पोजीशन दिखाना, फाइनेंशियल पोजीशन दिखाना बिजनेस में खाली एक जगह किससे होता है, और उसमें खाली एसेट्स आते हैं ना। देखो जी, मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस बताए, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस बताए, और जब फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं हम तो वहाँ पे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल आता है। तो कहाँ कहाँ पे हम दिखाते हैं पोजीशनल स्टेटमेंट, जिसे हम बैलेंस शीट भी कहते हैं हम गाइस, ठीक है। तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम, और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पंचायत अकाउंट असिस्टेंट 2020 में आया हुआ है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। द बैलेंस रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम सेल्स। ये क्या बोलता है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट को डिडक्ट करेंगे कहाँ से, सेल्स से, दैट मीन्स ये बोलता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट वो किसके बराबर है, इस कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने ये ग्रॉस प्रॉफिट की एक फार्मूला पढ़ी थी, दैट इज सेल्स माइनस COGS, यही पढ़ा था। अब इसने क्या किया है, अब इसने ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लाए। देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट पॉजिटिव है ना, ये यहाँ से लाए, दैट इज सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, यही बोलता है ना कोई वो। तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्म यहाँ से करेंगे तो ये आएगा पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या आएगा, COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, किसके बराबर होगा, ठीक है, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, COGS, है ना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, इसका आंसर क्या है, COGS। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, पंचायत में आया था, ठीक है गाइज। द फॉर्मूला ऑफ COGS, ये मैंने आपको परसों ही पढ़ाया। फॉर्मूला ऑफ COGS क्या किसके बराबर होता है, क्या वो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक होता है। सबसे पहले आपको अगर याद है ना, क्लोजिंग स्टॉक माइनस में आता है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स से ख़त्म, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे तो दो में से एक आंसर आएगा। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक माइनस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या ये फार्मूला है, बिल्कुल भी नहीं। अब मैंने आपको फार्मूला बताया था, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये मैंने आपको फार्मूला बताई थी फॉर COGS, तो इसका आंसर C वाला आएगा, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं, द आइटम कॉल्ड सैलरीज एंड वेजेस। याद है मैंने आपको लिस्ट एक बनाया था, यहाँ से लिखा था मैंने वेजेस एंड सैलरीज। मैंने आपको बताया था अगर दोनों होंगे, देखो जी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है सैलरी, लेकिन जो पहला नाम आएगा तो ये सारा वही कहलाएगा, दैट इज वेजेस है ना पहले, तो ये डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पे क्या है, सैलरी है ना पहले इसमें, तो ये इनडायरेक्ट, ठीक है। तो इनडायरेक्ट कहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, हम इनडायरेक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, है ना। तो देखो जी क्या बोलते हैं, द आइटम कॉल्ड सैलरीज एंड वेजेस अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इज शोन, कहाँ पे हम दिखाते हैं, हम सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। ज़रा देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिखाते हैं, नहीं, सैलरीज एंड वेज इनडायरेक्ट है ना, इसमें डायरेक्ट दिखाते हैं, तो ये ख़त्म, ठीक है। उसके बाद क्या बैलेंस शीट में दिखाते हैं हम एसेट साइड से, क्या ये एसेट है सैलरीज एंड वेजेस, नहीं, तो ख़त्म। क्या ये लाइबिलिटी है, नहीं, तो क्या आएगा, मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे हम करते हैं रिकॉर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो कहाँ से, ऑन डेबिट साइड, डेबिट साइड से करते हैं ना हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा B पार्ट। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया हुआ है गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ स्टॉक, इनमें से जो ये है, ये है, ये है, ये है, इन चार में से कौन सा नहीं आता कॉस्ट ऑफ स्टॉक में, कॉस्ट ऑफ स्टॉक में। सबसे पहले हम ऑप्शंस में देखते हैं, अगर आपको कॉस्ट ऑफ स्टॉक पता नहीं होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस देखेंगे, उसकी वजह से हम इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। देखो जी क्या है, कैरेज इनवर्ड, ज़रा आप याद करो, कैरेज इनवर्ड्स क्या डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, याद है मैंने आपको बताया, अगर गोटा भी याद करना पड़ेगा ना, गोटा याद करो, लेकिन ये याद करो, इम्पोर्ट ड्यूटी डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेजेस ऑन रॉ मटेरियल कब हम लाते हैं, हम जब प्रोडक्ट अभी मैन्युफैक्चर नहीं हुआ, जब प्रोडक्ट नहीं बना, ठीक है। ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल पहले लाना पड़ता है। रॉ मटेरियल कौन लाएगा, फैक्ट्री लाएगी। फैक्ट्री में क्या आता है, फैक्ट्री में डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, तो ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट, ये डायरेक्ट। अब हम सैलरी ऑफ परचेजिंग स्टाफ, ज़रा देखो सैलरी है ना, सैलरी मैंने आपको क्या बताया, इनडायरेक्ट आता है। देखो ये डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट,
ये इनडायरेक्ट। तो इसमें से चार में से कौन सा आपको डिफरेंट लगता है? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट। तो या तो डायरेक्ट आएंगे सारे इसमें, या तो इनडायरेक्ट आएंगे, लेकिन तीन डायरेक्ट है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसका आंसर यही आएगा। सिंपल सी बात है आप, ठीक है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ये निकाल सकते थे। तो ये आपका आया था, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि कॉस्ट ऑफ स्टॉक में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, ठीक है। जैसे कैरेज इनवर्ड्स, इंपोर्ट ड्यूटी, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, ये सैलरी है तो इनडायरेक्ट है ना, तो ये नहीं आएगा। तो एक्सक्लूड कौन करना है? इनडायरेक्ट, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नहीं आता, तो ये इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं हम गाइस। द आइटम कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, ज़रा आप याद करो, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड हम कब देते हैं? हम कहाँ से आएगा डिस्काउंट अलाउड? क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट? ऑब्वियसली इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों है? अलाउड हम कब करेंगे? जब हम सेल्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम कस्टमर को डिस्काउंट देंगे कुछ 20% या 30%। तो ये हम कब की बात कर रहे हैं? ये डिस्काउंट क्या है? ये है इनडायरेक्ट, ठीक है। इनडायरेक्ट कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ज़रा देखो, ट्रेडिंग अकाउंट पहले ऑप्शन में ख़त्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी हम नहीं बोल सकते, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, तो ये दोनों ख़त्म। डेबिट साइड ऑफ, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट साइड आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स, वो एक्सपेंसेस जो कि सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स में क्या आता है? सेल कब हम करेंगे? जब हम कस्टमर को भेजेंगे। कस्टमर को जब भेजेंगे, उसके बाद जो एक्सपेंसेस होंगे, क्या वो डायरेक्ट होंगे इनडायरेक्ट? वो इनडायरेक्ट आएंगे। इनडायरेक्ट कहाँ पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इसमें चार ऑप्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट लिखना, ठीक है गाइज। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नन ऑफ दिस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स, ये आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे हमने रिकॉर्ड करना है? दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका आंसर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं हम। देखो जी, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा आया था पंचायत में, ठीक है, ये वाला जी। ये क्या बोलता है? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ये जो फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? बराबर सेम वर्ड्स मैंने लाए हैं, ठीक है, सेम ऑप्शंस मैंने लाए हैं। एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2015-20 ऑफ द लेजर फर्म शोज द फॉलोइंग बैलेंसेस टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। हमें क्या करना है? प्रिपेयर बैलेंस शीट। देखो ये चीज़ें दी गई है, कैपिटल दिया गया है, नेट प्रॉफिट दिया गया है, एक्रूड इनकम, एक्रूड मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है, प्रोविजंस फॉर टैक्सेस, कैश एंड बैंक, इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। आपको पता है बैलेंस शीट में क्या क्या आता है? एक तो एसेट आता है, एक तो लाइबिलिटीज आता है, एक तो कैपिटल आता है, ठीक है। कैपिटल आ गया, ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या है? नेट प्रॉफिट भी आपको याद है कहाँ पे कैपिटल के साथ ऐड करना होता था, ठीक है, और ड्राइंग माइनस करना था, लेकिन यहाँ पे ड्राइंग तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मीन्स आउटस्टैंडिंग इनकम। आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है? ये एसेट होता है बिजनेस के लिए, तो एसेट साइड से आएगा। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्सेस, प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो होते हैं ये लाइबिलिटीज़ होती है। कैश एंड बैंक अकाउंट, ये होता है एसेट। इन्वेस्टमेंट एसेट, लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ होती है। फिक्स्ड एसेट, एसेट होता है। तो हमें क्या देखना है? आगे बढ़ते हम क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। व्हाट विल बी द टोटल ऑफ बैलेंस शीट, हमें दिखाना है कि टोटल कितना आएगा, ठीक है। सबसे पहले टोटल हम कैसे नहीं, आपको पता है जितना लाइबिलिटी साइड से आना चाहिए उतना ही एसेट साइड से आना चाहिए बैलेंस शीट में। तो चाहे हम लाइबिलिटीज़ खाली ऐड करें या एसेट्स खाली ऐड करें, आपस में दोनों का सेम आंसर होगा और वही हमारा आंसर भी होगा, वही हमारा टोटल भी होगा। पहले हम क्या करेंगे? बाय लाइबिलिटी से, उसी से आंसर निकलेगा। उसके बाद हम फिर भी क्या करेंगे? एसेट से, तो उससे भी क्या होगा? आंसर निकलेगा। पहले हम लाइबिलिटी साइड से क्या आता है? कैपिटल प्लस करना पड़ता है, नेट प्रॉफिट माइनस करना पड़ता है ड्राइंग। ड्राइंग नहीं है तो लेकिन नेट प्रॉफिट है, इसको प्लस करना है। तो 4 लाख प्लस 3 लाख इज 7 लाख, ठीक है। एक्रूड इनकम, ये एसेट आता है तो ये नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये 75,000 लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड इसके साथ ऐड होगी। तो ये कितना आएगा? 4 + 3 दैट इज़ 7, 7 प्लस 75,000 दैट इज़ 7,75,000 आया। और हमें ढूंढना है और लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कैश तो लाइबिलिटी नहीं है, इन्वेस्टमेंट लाइबिलिटी नहीं, लाइबिलिटीज़, हाँ जी, ये रहा आपका 80,000। तो कितना आएगा? पिछले वाला था 4 + 3 7, 7 + 7 लाख प्लस 75,000 दैट 7,75,000 प्लस 80,000, वो कितना आएगा? वो आएगा 8,55,000।
और मत है कुछ लाइबिलिटी, तो इसका आंसर आएगा 8,55,000। पहले ये हमने निकाला गाइज। ज़रा देखो ऑप्शन में कहीं है ये 5 लाख नहीं 7 लाख, 8,55,000, तो ये इसका आंसर आएगा। अब फिर भी हम क्रॉस चेक करेंगे तो ये इसका आंसर, ठीक है। फिर भी हम अब क्रॉस चेक करेंगे भाई एसेट से, जितना लाइबिलिटी साइड से आना चाहिए उतना एसेट साइड से भी आना चाहिए ना, तो वो भी हम चेक करेंगे पहले। ज़रा देखो जी, सबसे पहले ये तो लाइबिलिटी है, ये वाला आएगा एक्रूड इनकम, दैट मीन्स ये आउटस्टैंडिंग इनकम क्या होता है, एसेट होता है 1 लाख, ये नहीं आएगा, ये लाइबिलिटी। कैश एंड बैंक दैट इज़ 1,25,000, दैट इज़ 1 लाख प्लस 1 लाख इज़ 2,25,000। इन्वेस्टमेंट और 2 लाख की है, दैट इज़ 4,25,000। और फिक्सड एसेट्स कितना है 4,30,000। और इससे पहले कितना आएगा 4,25,000 प्लस 4,30,000 है ना, तो ऐड करेंगे 0,0,0,5, 3 + 2 = 5, 4 + 4 = 8, तो आया ना 8,55,000, तो सेम आया। तो इसका आंसर क्या आएगा 8,55,000। बिल्कुल ही ईजी था, खाली कैलकुलेट करना था। आप अपने हाथ से भी कैलकुलेट कर सकते थे, आपको पेन की उठाने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ये आप तब कर सकते हो ना जब आपको पता होगा कि एसेट कौन है और लाइबिलिटी कौन है और फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। फॉर्मेट जब तक आपको पता नहीं होता आप कुछ नहीं करते, क्योंकि आप कैपिटल और ये प्रॉफिट मानते ना, प्रॉफिट हम मानते। फॉर एग्जांपल कोई मानता है इसको एसेट भी, ये प्रॉफिट है तो एसेट है, लेकिन नहीं, आपको जब फॉर्मेट पता होता है कि नेट प्रॉफिट पॉजिटिव प्लस करना होता है कैपिटल से, तब जाके आप ये सही करते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते, स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक ट्रेड में क्या होता है, स्टॉक आपको पता ही है ना क्या होता है, एसेट होता है, ठीक है। लेकिन कौन सा एसेट होता है, क्या वो करंट एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट होता है, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस। स्टॉक किसका हम बनाते हैं, गुड्स का। गुड्स क्या होते हैं, करंट एसेट, तो करंट एसेट आएगा। थोड़ी वो फिक्स्ड एसेट को एनहांस करने के लिए रखते हैं हम स्टॉक, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा करंट एसेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट, क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड एट द, कहाँ पे हम क्लोजिंग स्टॉक रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्या वो बैलेंस शीट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में बनाए ये रिकॉर्ड करते हैं, क्या बैलेंस शीट ओनली, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे कि आपको मैंने बोला है कि जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, ये इसका डबल इफेक्ट होता है। क्यों डबल इफेक्ट होता है, बिकॉज ऑफ एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है, वो आइटम्स जो कि आउटसाइड ट्रायल बैलेंस में होता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आउटसाइड ट्रायल बैलेंस आता है, तो वो एडजस्टमेंट डबल नेचर, या हम बोल सकते हैं डबल इफेक्ट दिखाता है। डबल इफेक्ट कहाँ कहाँ पे दिखाएगा, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब मसला ये है कि थोड़ी ज़रूरी है कि ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन तो आपको पता है ना, जब COGS दिया होता है तब जाके ओपनिंग बैलेंस नहीं लिखना होता है, क्या लिखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक नहीं लिखना होता है, क्लोजिंग स्टॉक। तो दैट मीन्स ये ट्रायल बैलेंस में आया ना। तो अब इसी पे और एक क्वेश्चन है, ठीक है, आप इस पे कंफ्यूज नहीं होना। इफ द क्लोजिंग स्टॉक अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, अब क्लोजिंग स्टॉक अगर अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में, आपको वो पता है क्यों कब होता है, ठीक है। मुझे बोले कि कोई इट इज़ ट्रांसफर टू, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाए, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्या वो बैलेंस शीट में, क्या वो ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट में। इसमें आप गलती ये नहीं करना है कि इसका डबल इफेक्ट होता है। डबल इफेक्ट तब होगा जब आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होगा, लेकिन ये बात कर रहे हैं ना इन ट्रायल बैलेंस, तो इसका डबल इफेक्ट नहीं आएगा। तो दैट मीन्स ये दो अकाउंट्स में या दो जगहों पे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, तो ये कैंसल। तो अब कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ये बैलेंस शीट में खाली रिकॉर्ड किया जाएगा तब। ओके गाइस, ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा, ऊपर तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी था, लेकिन जब क्लोजिंग स्टॉक अपीयर होता है ट्रायल बैलेंस में, तब खाली बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होता है। ट्रायल बैलेंस में अपीयर होना दैट मीन्स इसका डबल इफेक्ट खत्म होना। डबल इफेक्ट कब होगा, जब वो ट्रायल बैलेंस के बाहर होगा, ठीक है गाइस। तो डबल इफेक्ट तो पहले ही ख़त्म, लेकिन अब तो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या तो बैलेंस शीट में, वो आता है हमेशा बैलेंस शीट में ही आगे, ठीक है गाइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं हम। ये भी पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में आया है गाइस, ठीक है। मैंने आपको कितने क्वेश्चंस बताए थे, मैंने आपको बताए थे 6 क्वेश्चन, ये आपका 4th वाला है, ठीक है। ज़रा हमने कितने सॉल्व इससे पहले किए, ठीक है। ये एक, ये दूसरा,
ये तीसरा और ये फोर्थ वन अब आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें। इनकम टैक्स पेड ऑन बिजनेस इनकम बाय अ सोल प्रोपरेटर इज। आपको अगर याद है, देखो जी, ये आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। डेबिट टू क्या क्या बोलता है कि क्या वो डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट होगा, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस होगा, क्या वो डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट होगा, क्या वो ऐड होगा कैपिटल अकाउंट में। सबसे पहले आपको देखना है कि इनकम टैक्स, इनकम इनकम बनता है पर्सनल में, पर्सन के लिए इनकम होता है। ठीक है, इनकम टैक्स किसको लगता है? ओनर को, न कि बिजनेस को। इनकम टैक्स, इनकम किसके लिए आती है? ठीक है, इनकम होती है ओनर की। इनकम टैक्स पे किस पे लगता है? ओनर पे लगता है, उसका कितना इनकम है। फॉर एग्जांपल अगर वो 10 लाख रुपए कमाता है महीना, ठीक है, उसमें कितना लगता है टैक्स? वो ओनर को लगता है, ना कि बिजनेस को लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलता है कि पेड ऑन बिजनेस इनकम, लेकिन वो किसने दिया? बिजनेस इनकम से लिया गया। इनकम टैक्स तो लिया गया लेकिन बिजनेस इनकम से। क्या आपको आपको ये ध्यान, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, जब मैंने आपको ड्राइंग पढ़ाया था ना, मैंने आपको एग्जांपल लिखी थी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स। ठीक है, ये दोनों ड्राइंग्स होते हैं, याद है? तो दैट मीन्स इनकम टैक्स जो भरता है बिजनेस, वो ड्राइंग होता है। दैट मीन्स ड्राइंग की बात कर रहा है यहाँ पे। तो ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग कहाँ पे? क्या वो ड्राइंग के ट्रेडिंग अकाउंट में आता है? आपने देखा है ट्रेडिंग अकाउंट में आते हुए? नहीं। तो ये ख़त्म। क्या आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में देखा? नहीं आता है। ठीक है, क्या आपने डिडक्ट माइनस होते हुए देखा है कैपिटल अकाउंट में इन द बैलेंस शीट? क्या आपने ऐड होते हुए देखा है? याद है आपको, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ऊपर लिखते हैं पहले कैपिटल, प्लस लिखते हैं हम नेट परचेज पहले ही ये क्या बोलते हैं इसे, कॉलम में। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं माइनस ड्राइंग्स। ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया। तो दैट इज़ माइनस होता है, दैट इज़ डिडक्ट होता है फ्रॉम कैपिटल अकाउंट से। तो क्या होगा इसका आंसर? डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट। तो ये बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा मैं नहीं बोल सकता हूँ बिल्कुल इजी था, क्योंकि देखो उसके लिए इजी था जिसने पहले से ही अच्छे से पढ़ा। ठीक है, जिसने बेसिक्स क्लियर। इसलिए मैं पहले दिन से ही बोल रहा था ना, जब तक ना आपके बेसिक्स, जब तक ना आपके टर्मिनोलॉजी अच्छे से होंगे ना, प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ोगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते गाइज। ठीक है, आपका कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो सकता है। और जो ये वाला है ना, ये मैंने पहले ही दिन पढ़ाया था। और देखो जी, ये आपके पंचायत अकाउंट स्टेटमेंट में आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस हिसाब से किया जाता है? उसका वैल्यू क्या है? क्या वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से वैल्यू किया जाता है उसका? क्या वो मार्केट प्राइस है? क्या कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज़ लोअर? आपको मैंने ये कल ही बताया, ठीक है, कि इसका वैल्यू जो होता है ना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस, दो में से एक होगा। लेकिन कौन होगा? जो कम होगा। अगर कॉस्ट प्राइस कम है उस टाइम, तो वही लेना है। अगर मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो वही लेना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स अपेयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस और डिडक्टेड फ्रॉम। रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स, रिटर्न आउटवर्ड्स मीन्स परचेज रिटर्न। याद है जब आपको मैंने बताया था इसका दूसरा नाम क्या है? परचेज रिटर्न। ठीक है, तो क्या बोलता है, ट्रायल बैलेंस में कहाँ से ये डिडक्ट होता है? क्या वो रिटर्न इनवर्ड से डिडक्ट होता है? क्या वो क्लोजिंग स्टॉक से डिडक्ट करना पड़ता है जब हम वो रिटर्न आउटवर्ड करते हैं, देते हैं वापस? क्या वो परचेज से डिडक्ट होगा? क्या वो टोटल सैलरी से डिडक्ट होगा? दे दो जी आंसर जल्दी। हमेशा याद रहे, जब रिटर्न आउटवर्ड होगा ना, दैट मीन्स हमने जो परचेज रिटर्न किया, ठीक है, वो परचेज से ही डिडक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। एफर्म, एक भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन में ला रहा हूँ कंटिन्यूसली इसी टॉपिक से, जो आपके पंचायत अकाउंट स्टेटमेंट में आया हुआ है। एफर्म हैज़ ओमिटेड टू रिकॉर्ड प्रोविजन फॉर डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स, हाउ विल इम्पैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो प्रोविजन हम बनाते हैं फॉर, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ज़रा आप याद करो, बैड डाउट्स, बैड डेट्स, बैड डेट्स हमने एक्सपेंस से बताया था। डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट?
मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्यों बताया? क्योंकि जब हम कस्टमर को देंगे ना, फिर जाके बैड डेट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने भेजा कस्टमर को, अब लगता है मुझे कि ये कस्टमर मुझे वापस पैसे नहीं देगा। फॉर एग्जांपल हमने ये क्रेडिट में भेजा, ठीक है, लेकिन अब ये पैसे नहीं दे रहा है, ठीक है, ये पैसे चुका नहीं रहा है, तो हम क्या बोलते हैं इसे? बैड डेट्स। बैड डेट्स कब होगा? जब कस्टमर और, ठीक है, बिजनेसमैन की बात होगी कि मैन्युफैक्चरिंग की बात होगी? नहीं, मैन्युफैक्चरिंग तब होगा, ठीक है, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग की बात हमने की नहीं, तो डायरेक्ट एक्सपेंस आएंगे नहीं, क्या आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? सबसे पहले रिकॉर्ड होते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या ग्रॉस प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है, वहाँ पे नेट की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 4 ऑप्शन देखते हैं ना, ग्रॉस प्रॉफिट तो ख़त्म, क्योंकि ये तो डायरेक्ट की बात, हाँ, डायरेक्ट की बात तो बिल्कुल भी नहीं करता। ये बात करता है हमारे बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो कि हमारे इनडायरेक्ट है। आपको ये ध्यान में वहाँ पे आपको सोचना है ना अच्छे से कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। आप देखो जी, ये दोनों ऑप्शन ख़त्म। हमेशा याद रखें, जब डबल फुल डेट्स, ठीक है, रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, प्रोविजन उसका बनाया जाता है फॉर डबल फुल डेट्स को, तो वह वो नेट प्रॉफिट को इंक्रीज करता है, ना कि डिक्रीज। उसकी वजह से नेट प्रॉफिट इंक्रीज होता है गाइज, ठीक है। तो ये भी एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम। डेबिट बैलेंस ऑफ रियल एंड पर्सनल अकाउंट और शोन ऑन द, जो डेबिट बैलेंस होता है ना रियल अकाउंट का या पर्सनल अकाउंट का, वो कहाँ पे शो होता है? क्या वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट शो होता है? क्या वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट होता है? क्या वो डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट होता है? आपको हमेशा याद रखना है, वो हमेशा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट रिकॉर्ड होता है, ठीक है गाइज। जो भी डेबिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस ऑफ रियल अकाउंट, रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स, वो एसेट साइड से आता है बैलेंस शीट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। इसका उल्टा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट्स और शोन ऑन। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पर्सनल अकाउंट, क्या वो शो होता है लाइबिलिटीज़ ऑफ बैलेंस शीट से? क्या वो एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट से आता है? क्या वो डेबिट साइड्स ऑफ बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट आता है? वो हमेशा आता है लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा पर्सनल अकाउंट का, वो लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट होगा। उसके बाद हम ट्रू फॉल्स एक करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ट्रायल बैलेंस से बनाई जाती है? ट्रू और फॉल्स? क्या क्या ये ट्रू है? क्या ये फॉल्स है? ये ट्रू है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस की ही वजह से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हम गाइज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, जो बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड का आया था, ठीक है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत है, और ये क्वेश्चन तब सॉल्व होगा, ठीक है। ये पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन आया था गाइज, ठीक है। तो आप देखो जी, क्या बोलता है ये, व्हाट अमाउंट ऑफ एडिशनल प्रोविजन, हमें एडिशनल प्रोविजन निकालना है फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शुड बी चार्जड करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्यों बात कर रहे हैं? ये डाउटफुल डेट्स है ना, या बैड डेट्स? बैड डेट्स क्या होते हैं? इनडायरेक्ट, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा है, ठीक है। इफ द क्लोजिंग बैलेंस, इफ द क्लोजिंग बैलेंस और डेटर इज 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन, ये ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है। ये किसका दिया है ओपनिंग बैलेंस? प्रोविजन का। देखो ये सीधा ही क्लोजिंग बैलेंस दिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन। कितना दिया है? 1000। कितना दिया है? 1000। फिर क्या बोल रहा है ये? एंड द प्रोविजन, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन फॉर 5% और डेटर। तो प्रोविजन जो है ये क्या है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें एडिशनल प्रोविजन ही निकालना है ना हमें करंट, ना हमें क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, ना हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है, ना हमें कुछ निकालना है। हमें क्या निकालना है? हमें प्रोविजन की बात कर रहा है। तो हम बात जब करेंगे प्रोविजन की, तो हम प्रोविजन के ही वैल्यूज़ उठाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, देखो जी, ये तो प्रोविजन का वैल्यू है ही, क्लोज ओपनिंग बैलेंस है ही लेकिन क्लोजिंग बैलेंस प्रोविजन की बात नहीं कर रहा है। उसके लिए 5% डेटर होता है इसके प्रोविजन का, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस का प्रोविजन क्या होगा। क्लोजिंग बैलेंस का प्रोविजन क्या होगा? कितना दिया है? 5%, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू किसका? क्लोजिंग बैलेंस का। कितना है? 1 लाख 300, ठीक है। 2, ये 2 0 कैंसिल, तो बचे कितने? 1000 इंटू 5, दैट इज 5000। 5000 को क्या करना है? 5000, देखो जी ऑप्शन,
यहाँ पे दिया है 1000, 5000, 4000, 6000, क्या आएगा आंसर? देखो अभी आपको, देखो अभी आपने ये और इसका निकाला, ठीक है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस तो इसका प्रोविजन माइनस करना पड़ता है, दैट इज़ 1000 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, दैट इज़ 5% ऑफ 1 लाख इज़ 5000, माइनस करेंगे 1000, दैट इज़ 4000, तो इसका आंसर आएगा 4000 गाइज। ठीक है, तो आपको ये समझना, अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया था, आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, तब जाके आप इसका आंसर कर सकते थे। तो ये इसका आंसर है 4000। याद रहे, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा क्लोजिंग बैलेंस का प्रोविजन क्या है, वो कहाँ से आएगा। इसने दिया है 5% और डेटर क्लोजिंग बैलेंस कितना है, दैट इज़ 1 लाख, तो 5% कितना आएगा 1 लाख में से, दैट इज़ 5000। 5000 को माइनस करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन, ठीक है, कितना है 1000, दैट इज़ 5 - 1, दैट इज़ 4000, इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप सब लोग को ये, ठीक है, सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। 6 क्वेश्चन इसमें आए थे और हमने 6 के 6 डिस्कस अच्छे से किए। और कल आपका लेक्चर बिल्कुल भी नहीं आएगा, कल संडे है, कल आपका लेक्चर नहीं आएगा, इंशाल्लाह परसों मिलते हैं हम। तब तक के लिए आप अपने प्रेयर्स में हमें याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ही दुआओं की वजह से हम यहाँ पे अभी मौजूद है और आपको यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दुआ में हमेशा याद रखिएगा, हमें बस आपकी दुआ ही काफ़ी है, आपके पेरेंट्स की दुआ हमें ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह परसों मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।